हो सकता है आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनको अकेले रहना पसंद है, लेकिन आप एक बार सोचिए, आपको पूरा 1 महीने अकेला रहना होगा। ना कोई आपसे बात करेगा, ना आपके पास अपना मोबाइल फोन होगा, केवल आप अकेले होंगे। आप शायद इसके बारे में अभी तक नहीं सोचे होंगे कि ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं। वो 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 437 दिन अकेले बिता रहा है, वो भी समंदर के बीच में, जहां वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकते थे और ना ही उनके सिर के ऊपर कोई छत थी। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हमें वीडियो से बहुत कुछ सीखना है। प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ये महासागर पृथ्वी का 30% अंश बिछा कर रखा है और हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट नामकरण के पीछे भी इस प्रशांत महासागर की बड़ी भूमिका है। और इतने बड़े समंदर में अगर आप गलती से भी खो जाते हैं तो आपके साथ वापस आने का कोई मौका नहीं होता, ये बोलना ठीक होगा। और शायद इसीलिए जोस सैल्वाडोर एल्वरेंजा और उनके अस्तित्व की कहानी अधिक रोमांच पूरा करेगी। उसने ना चाहकर भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे कोई भी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहेंगे। 437 दिन समंदर में खो जाने का रिकॉर्ड, और कैसे उसने अपनी जान बचाई, वो जानने से पहले चलिए पता करते हैं कैसे वो समंदर के बीच में खो गए। साल 2012, मैक्सिको। असल में अल्वारेंगा एक अनुभवी फिशरमैन अर्थात मछुआरा था। नवंबर 2012, वो और उनका साथी इज़ेक्विल कोर्डोबा मछली पकड़ने के लिए एक छोटी मोटर बोट लेकर कोस्टा अज़ोल नाम के एक गांव से निकले। उन लोगों ने सोचा कि वो लोग 30 घंटे में एक छोटी सी मछली पकड़ने की शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द एक तूफान आने वाला है। और उस समय उनके पास मौजूद नाव भी छोटी थी और अधिक समय तक पानी में बहने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं था। नाव केवल 7 मीटर लंबी थी और उस पर कोई चाड़ नहीं था, जिसमें केवल एक मोटर बोट और रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वो अपनी मछली को स्टोर करके रखेंगे। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये जानने के बावजूद वो लोग ये सोचकर मछली पकड़ने के लिए गए, मछली पकड़ने से जो कमाते हैं उससे उन लोगों का अगले हफ्ते तक चलेगा और तूफान आने से पहले वो लोग लौट आएंगे। ये सोचकर वो लोग समंदर तट से 1 किलोमीटर दूर मछली पकड़ने गए और अचानक हवा तेजी से बहना शुरू कर दी। असल में तूफान उनकी अपेक्षा से बहुत पहले आ गया। रात को 1 बजे बहुत जोर से तूफान आता है, जो उनके लिए बोट को लगभग डुबो देता है। और बोट की सुरक्षा के लिए उन्होंने समंदर में फेंके गए जाल की रस्सी को काट के जाल से बोट को अलग कर दिया और बोट को हल्का करने के लिए उन्होंने पकड़े हुए 500 केजी मछली और बाकी अनावश्यक चीजें बाहर फेंक दी और बहुत जल्दी किनारे पर लौटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कब सुबह हो गई, सुबह 7 बजे। अभी वो लोग किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे। वहां से वो लोग अपने गंतव्य, अपने गांव को देख सकते थे। लेकिन वहां पर एक ऐसी घटना घट जाती है जो उन लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। नाव की मोटर से अचानक धुआं निकलने लगा और अचानक मोटर ने काम करना बंद कर दिया और नाव पर कोई विकल्प नहीं था जिसके साथ वो वापस लौट सके। असल में मोटर के खराब होने के साथ साथ ही जोरदार तूफान एक बार फिर उन लोगों की नाव को किनारे से समंदर के बीच ले जाने लगा। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर थी, उन लोगों की रेडियो अभी भी काम कर रही थी और उस रेडियो के माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप उन लोगों की संचार का आखिरी संकेत कट जाता है। घटना को सुनकर आपको फिल्म की कहानी के बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन आप एक बार उन दोनों के बारे में सोचिए, तभी उन लोगों की ऊपर कैसी परिस्थिति आ रही थी। उन लोगों के उच्च अधिकारी बहुत ही दिनों तक उनको ढूंढ रहे थे। उन लोगों को आसपास की फिशिंग लोकेशन में ढूंढा गया, लेकिन उन लोगों की खोज कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि वो लोग अभी भी समंदर के गहरे पानी में बह रहे थे। 5 दिन बाद तेज हवा उन लोगों को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर ले गया। उन लोगों की चारों ओर केवल एक ही दृश्य था, सिर्फ पानी और पानी। उन लोगों की नाव इतनी छोटी थी कि अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो वो देख नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों की घर लौटने की संभावनाएं पूरी खत्म हो गई। लेकिन उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। खाने के लिए उन लोगों ने छोटी छोटी मछली और पक्षी पकड़े। उन लोगों के आसपास सिर्फ पानी और पानी था, लेकिन वो लोग चाहकर भी उस पानी को नहीं पी सकते थे। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि समंदर का पानी क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि समंदर की नमकीन पानी की सांद्रता साधारण पानी की तुलना में बहुत अधिक है। यह हमारी कोशिकाओं को निर्जलित करता है। इसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। हालांकि वो लोग विज्ञान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, फिर भी वो जानते थे कि अगर उन्होंने समंदर का पानी पिया तो वो लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे। उन लोगों को समंदर में प्लास्टिक की बोतलें बहती हुई मिली
जिसमें उन लोगों ने बारिश के पानी को स्टोर करके पिया। और अगर बहुत ज्यादा समय तक बारिश ना होती तो वो लोग ना चाहकर भी कछुआ और मछली की खून पान करके अपना प्रयास मिटाते, जिसमें वो लोग आवश्यक खनिज और विटामिन पा जाते थे। और अगर उन लोगों को ये सब भी नहीं मिलता तो वो लोग अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर होते थे। वैसे भी अपना मूत्र पान करना अच्छा नहीं है, लेकिन समंदर के पानी पीने से बेहतर था। इस प्रकार के अकेलेपन के साथ उन लोगों के दिन गुजरते रहे। मछली पकड़ना और एक दूसरे से बात करना। अल्वारेंगा के मित्र कोर्डोबा ने धीरे धीरे इस अकेलेपन के साथ जीवन रहने की उम्मीद छोड़ दी और जीवित रहने के लिए जो खाना ग्रहण करना पड़ता था वो खा के कोर्डोबा बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे उन्होंने खाना ग्रहण करना छोड़ दिया और कुछ समय बाद उनका मौत हो जाता है। अल्वारेंगा समंदर की बीचों बीच अकेला पड़ गया। उनका कहना था ये एक बार उनके सामने से एक बड़ी मालवाहक जहाज रवाना हो रहा था। उस जहाज से 4 लोग उनको दिखे थे और उनको देखकर उनको हाथ भी हिलाए थे, लेकिन वो लोग उनको बचाने के लिए नहीं आते हैं। अब मामला ऐसा भी हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो, क्योंकि लंबे समय तक अकेले रहने के कारण ऐसे भ्रम होना साधारण है। लेकिन अगर घटना सच होती तो फिर उन 4 लोगों को इंसान नहीं बल्कि मानव रूपी राक्षस कहना सही होगा, जो लोग उनको देखते हैं लेकिन उनकी मदद करने नहीं आते। इस प्रकार धीरे धीरे 14 महीने बीत गए और अल्वारेंगा बहते बहते 10 किलोमीटर पार चले गए और अचानक एक दिन अपनी नाव के आसपास कुछ नारियल बहते हुए देखे और ये देखने के बाद उनके अंदर एक नया जीवन लौट आया, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उसके पास कोई ना कोई द्वीप रहा होगा। और कुछ ही समय में 30 जनवरी 2014 साल को उसने एक द्वीप देखा और अंत में 437 दिन के बाद, करीब 437 दिन यानी लगभग 1 साल, उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा। यानी एक छोटी सी नाव में प्रशांत महासागर में 437 दिनों के बाद अल्वारेंगा आखिरकार पहली बार भूमि पर पहुंचे। वो द्वीप मार्शल आइलैंड का छोटा सा द्वीप था। द्वीप में आने के बाद उनको कुछ छोटा छोटा घर दिखाई दिया। वहाँ के स्थानीय लोग अल्वारेंगा की जान बचाने लगे। बाद में वहाँ के लोगों ने मिलकर उन्हें घर भेजने में मदद की। इसके बाद 11 दिन अस्पताल में रहने के बाद अल्वारेंगा धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन विभिन्न बीमारियों का विकास हुआ। इसके बाद 2015 में इन्होंने एक पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन के साथ अपनी बातें शेयर की, जिसके ऊपर जोनाथन फ्रैंकलिन ने 437 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी पुस्तक लिखी। और इतनी कठिन जीवन यात्रा के बाद उनका दुर्भाग्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तक प्रकाशित होने के कुछ दिनों के भीतर उनका साथी कोर्डोबा, जिनकी मौत नाव पर ही हो गई थी, उनका परिवार अल्वारेंगा के खिलाफ कोर्डोबा के खून के इल्जाम में उनको मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन अल्वारेंगा ने आरोपों से इनकार किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अल्वारेंगा की अदम्य साहस की कहानी कैसी लगी आपको? आपको इस वीडियो में क्या अनुभव मिला? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया तो दया करके एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।